ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने ऑसिलेशन के कुछ एमसीक्यूज किए थे और अभी लेवल 3 के जो एमसीक्यूज है तो वो थोड़ा हमको आज के लेक्चर में देखने हैं। कुछ हो सकते हैं तो आज के लेक्चर में, और फिर बचे हुए जो है तो वो कल के लेक्चर पे भी जा सकते हैं। विल ट्राई टू डू ऑल द सम्स टुडे ओनली, बट लेट अस सी। चलो तो आई विल शेयर द स्क्रीन। Okay, so I hope all of you can see this screen. The question as well as answer, the questions as well as the board. Okay, so हमने कल कहाँ तक किया था? Okay, let us try this 15th question. Okay, 18 तक किया था। ठीक है, read this question, 15th one. The three simple pendulums have the lengths of strings 49 centimeter, 48 centimeter, and 47 centimeter, with the diameter of the bobs 2 centimeter, 4 centimeter, and 6 centimeter respectively. Then the ratio of their periods are. अभी यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा है कि हमको ये सोचना है कि पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके लेंथ के ऊपर रूट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, बराबर। तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा ना, we will have to find out the length of the pendulum carefully, because the first pendulum is given to be of length, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 49 सेंटीमीटर लेंथ लंबा स्ट्रिंग, और उसके नीचे जो पेंडुलम है तो उसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस फिर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो 49 प्लस 1 दैट विल बी द 50, दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम, करेक्ट है। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड पेंडुलम, देन द सेकंड पेंडुलम का लेंथ जो है वो है 48, करेक्ट, 48 centimeter, but the diameter of the pendulum or bob is given to be 4 centimeter. That means its radius will be 2 centimeter, which when add up together this with this 48 gives us 50 once again. And in the third case, the length of the pendulum is 47 only, but the bob is of diameter 6 centimeter, means its radius must be 3 centimeter, which when add up together with this 47 gives us 50 once again. And hence, since the length of all these three pendulums are going to be the same, so we can conclude that the periods must also be the same. That means the ratio of periods must be 1:1:1, no doubt. चलो ठीक है, फिर अभी यहाँ पे अगर आपने कुछ किए हैं और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो आराम से। लास्ट टाइम मैंने बोला भी था, एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव डाउट्स। ठीक है, जस्ट रीड दिस। ओके, ये तो किया था ना हमने, यस। यस, ये 20 वाला करके देखो ठीक से, ठीक है।
Question number 20. Okay, a simple pendulum of length L is connected to a ceiling of a vehicle that is moving down along a smooth inclined plane 4 in 5. अब ये भी थोड़ा तुमको सीखने की जरूरत है. व्हाट डज इट मीन? ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है जब वो बोलते हैं कि 4 in 5? व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, ये सपोज इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है. इट फॉल्स बाय द डिस्टेंस 4, मतलब यहाँ पे जितने डिस्टेंस से वो फॉल होता है तो वो बनता है, उसको उसको बोलते हैं 4 in. और 5 का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस है कि नहीं, ये 5 होता है, ठीक है. जब हम बोलते हैं 4 in 5 का मतलब ये है कि व्हेन वी रन 5 meter in a forward direction, we fall down by the 4 meter distance like this. अगर मान लो कि एक इंक्लाइन है ऐसा, अगर सपोज ये इंक्लाइन है तो इसको हम क्या कहेंगे, और सपोज उसके बदले एक दूसरा इंक्लाइन है, ये वाला इंक्लाइन है सपोज, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हो सकता है कि ये जो है तो ये ऐसा है कि 1 in 10 सपोज, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 10, करेक्ट है. तो दिस डिस्टेंस विल बी सपोज टू बी 10 and this height must be 1. So if we rise up by 1 centimeter or 1 meter, when uh, when we move forward by 10 centimeter, then it is supposed to be the 1 in 10. Yes. And at the same time, if suppose this another incline is here, and it is that ये ऐसा है कि जो 10 in 10, तो यहाँ पे हम 10, या ऐसा हो सकता है कि 10 in 9 in, या 10 in 9 ऐसा हो सकता है. देखो 10 in 9 मतलब क्या? सो वी सॉरी 9 in 10, हाँ सॉरी 9 in 10 का मतलब क्या? वी राइज बाय 9 व्हेन वी मूव 10. ओके, मतलब ये 10 हो गया और ये सामने वाला 9 हो गया, इसको बोलने का 9 in 10. या वो चढ़ाव भी हो सकता है या उतार भी हो सकता है, इस तरह से स्लोप भी हो सकता है नीचे जाने वाला, उस केस में भी हम वैसे ही करते हैं. तो अगर सपोज हम यहाँ से अगर मान लो कि 50 मीटर आगे गए और उसकी वजह से अगर 20 मीटर नीचे चले गए, ठीक है, 20 मीटर नीचे चले गए जब हम 50 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम कहेंगे दिस स्लोप इज लाइक 20 in 50 लाइक दिस. ये समझ में आया सबको ठीक से? ठीक है. 4 in 5 का मतलब क्या होता है समझो ठीक से. चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द हाइट थ्रू विच वी फॉल बाय इज 4 व्हेन वी रन 5 meter in a forward direction. Okay, so this type of inclined plane is there and the vehicle is moving. Okay, इसके ऊपर व्हीकल मूव हो रहा है. ओके, और उस व्हीकल के सीलिंग पे हमने ये सिंपल पेंडुलम लगाया हुआ है. एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम यहाँ पे लगा हुआ है. तो चलो ठीक है, ये थोड़े समय के लिए हम बाजू में रखते हैं. ये जो 5 है, because the vehicle here has to be shown. So let us show the vehicle. Suppose this is the vehicle like this. Okay, and suppose that the length of the string here is L and this is the pendulum attached here. Okay, L length का pendulum यहाँ पे attached है. ठीक है. So अभी इसमें मुझे बताओ क्या कौन से forces इस pendulum के ऊपर काम कर रहे होंगे जब वो आगे बढ़ेगा. If you draw this same diagram here separately, suppose ये एक length है L और यहाँ पे pendulum है, तो कौन से forces उसके ऊपर काम कर रहे होंगे. देखो, जबकि वो नीचे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, mg, no doubt. तो mg will be acting in the downward direction. Yes, at the same time since it is accelerated in the downward direction, उसका जो व्हीकल का जो एक्सेलरेशन है वो कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है. और कितना है वो एक्सेलरेशन पता है सबको?
ये तुमको पता होना चाहिए. When g is the acceleration which is downwards, so if we resolve this g in two components, so here this component, if suppose this is theta, और चलो अगर इसको हमने थीटा बोल दिया है, ये एंगल अगर हमने मान लिया थीटा है, ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो कंपोनेंट बनता है, ये वाला कंपोनेंट बनेगा g cos थीटा, नो डाउट, एंड दिस कंपोनेंट विल एक्चुअली बिकम g sin थीटा, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ये जो g sin थीटा वाला एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वजह से इस पेंडुलम के ऊपर एक सीडो फोर्स काम करेगा, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो वो सीडो फोर्स कितना रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, द मास ऑफ द पेंडुलम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम. So it will actually be m into g sin theta. This will actually be the pseudo force acting on this pendulum. Okay, and now, yes, now these two forces are acting on this pendulum and they will produce a resultant. तो अभी यहाँ पे एक फोर्स तो उसके ऊपर काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg जो की है, और दूसरा फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, m into g sin थीटा. ओके, तो अभी इस केस में ये दोनों का जो रिजल्टेंट है तो वो हमको निकालना है. उससे पहले ऐसा करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकाल के लेंगे फटाफट. अभी अगर यहाँ पे हमने ये एंगल थीटा बोल के रखा है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या होगा, एंगल थीटा किधर होगा, तो देखो क्योंकि जी को हमने ये दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया और इसमें से ये एंगल थीटा बन रहा है कि नहीं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस पूरे ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल थीटा होगा जरूर, बोल सकते हो, क्योंकि ये देखो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होगा. देखो मतलब क्या है ना कि ये सपोज हॉरिजॉन्टल और ये सरफेस ऑफ द इंक्लाइन, एंड सपोज अभी यहाँ पे जो ग्रेविटी को जो हमने रिजॉल्व किया, तो उसमें से ये सपोज ग्रेविटी का डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये एक पैरेलल कंपोनेंट और एक दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही इन दोनों के बीच में भी होगा. उसका सिंपल रीजन ये है कि जैसा हमको ऑलरेडी पता है कि the angle between two lines is always equal to the angle between their perpendicular lines. तो देखो इस horizontal को perpendicular कौन, vertical, करेक्ट है, और ये जो surface of incline है उसको perpendicular ये वाला भी तो है, तो इसलिए ये इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में के एंगल के बराबर होगा जरूर. इसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे, if this is supposed to be theta, this must also be theta, and since this incline का जो एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल अगर थीटा है, तो उससे हमको साइन थीटा आराम से मिल जाएगा. देखो क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि द इंक्लाइन इज लाइक 4 in 5, राइट. सो 4 in 5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे साइन थीटा हमको डायरेक्टली दे रखा है. सो साइन थीटा कैन बी फाइंड आउट टू बी इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट कितना है, 4, यही तो अपोजिट है, और हाइपोटेन्यूज इज दिस मच हियर व्हिच इज गोइंग टू बी 5. सो इसलिए हमको ये मिलता है 4/5, and if we just replace this here, then we can get the another force acting on this body to be simply equal to 4/5 of mg, correct है. And because of these two forces, the resultant of these two will just be along this line. तो इनके दोनों के डायगोनल, पैराग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग ये रिजल्टेंट इनका लाई करेगा, करेक्ट है. ये बन गया इनका दोनों का पैराग्राम और उसका डायगोनल, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से. So the net force acting on this pendulum, F net we can say, will actually be equal to root of. Can you find out the angle between these two? No, we cannot. So we have to go by this regular method only. So F net के लिए हमारे पास यही एक फॉर्मूला है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स के लिए प्रूव किया था, याद होगा आपको. F net मतलब net or resultant force acting on the pendulum is going to be actually equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. ओके, तो यहाँ पे अगर यूज करेंगे उसको तो उसमें हमको मिलेगा p स्क्वायर मतलब क्या, mg का होल स्क्वायर, राइट, प्लस दूसरा जो है 4/5 mg का होल स्क्वायर, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर 2 times of pq मतलब ये mg into 4/5 of mg अगेन into
cos of the angle between these two vectors which is this much here. अब ये जो एंगल है एक्चुअली यहाँ पे वो इधर दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल है वो. तो व्हाट दिस एंगल इज इक्वल टू, यू कैन जस्ट गेस. ये वर्टिकल लाइन और ये इसका ऑपोजिट लाइन. तो अभी अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा हुआ कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा. सो हाउ मच इज दिस 180 minus 90 minus theta? It will actually be 180 minus 90 plus theta. That means it will be 90 plus theta. वैसे भी देखो ये थीटा है, राइट, ये थीटा है तो ये 90 तो है ना ऑलरेडी, तो इसलिए वो 90 प्लस थीटा इज ऑलरेडी जस्टिफाइड, इज करेक्ट. सो अगर 90 प्लस थीटा यहाँ पे हमने डाल दिया इस कॉस के ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, and then we can solve this further so as to get f net, which is actually going to be mg dash. Okay, so this will actually mg का whole square plus mg का 4/5 times of mg का whole square. अच्छा, इसमें से हम mg का whole square कॉमन निकाल सकते हैं और उसको डायरेक्ट बाहर ही निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट के बिल्कुल बाहर. तो फिर अंदर में क्या बचेगा देखो ठीक से. तो अंदर में हमको बचेगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25, करेक्ट है, प्लस यहाँ पे आएगा 4/5 इंटू कॉस 90 प्लस थीटा. हाउ मच इट इज 4/5 इंटू कॉस 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा, and here it will be minus of sin theta. Again we know the value of sin theta, correct? So we can just replace it by that, which is 4/5 only. So what we can say is this f net is actually going to be mg into root of mg into root of क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 1 तो as it is बच रहा है plus 16/25 minus here it is again 16/25 because sin theta is also 4/5 only. So here 16/25 minus 16/25 just gets cancelled, and we are left with simply f net is equal to mg. And since this f net is equal to mg, टू भी है ना यहाँ पे बराबर, we have left this 2, तो यहाँ पे 2 भी आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक्चुअली कैंसिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ 4/5 इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स इट विल बी 32/5, करेक्ट है 25, yes, so it will actually be 32/25 and that is also negative, which will give us f net to be simply equal to mg into root of 1 minus, अब यहाँ पे ये सॉल्व करो तो बनेगा minus 16/25, करेक्ट है, and hence we can write this as mg into root of 9/25, and since we know that 9/25 का रूट कितना होता है 3/5 होता है, so f net is actually going to be 3/5 of mg, right? And if we just replace this f net by m into g dash, where g dash stands for apparent gravity, then we can be able to find out the apparent gravity by cancelling m from both sides, so that we get this g dash to be simply equal to 3/5 of g, correct है. तो ये हमको apparent gravity मिल गया. चलो ठीक है, once we get this apparent gravity, we can immediately put it in the formula for the period of simple pendulum, which is 2 pi root L upon g, where g has to be replaced by g dash, because in this situation the gravity will just get changed temporarily so far as this
vehicle is moving in a downward direction, the gravity will just get affected, and this new gravity here will actually become 2 pi root L upon g डैश के बदले आ जाएगा 3/5 ऑफ g, जिसकी वजह से इसको अगर उल्टा करके अगर रूट निकाल के ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा रूट 5/3 into 2 pi into root L by g, correct है? But this whole thing, that is 2 pi into root L by g is nothing but our t. So t dash, new period of revolution oscillation here, is going to be actually root 5/3 times of the original period of oscillation here in this way. Yes, so we can just get it as 2 pi root 3/5. Yes, already we have got this here in this option number 4 here. Okay. Yes, no doubt we can also solve this by another method. एक और एक मेथड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन थीटा को एक्चुअली निकाल के लिया, बराबर? तो उसके बदले हम यहाँ पे 4 और ये अगर 5 है, देखो कोई भी ट्रायंगल के अंदर, कल ही मैंने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड 4 होता है, एक साइड 5 है, तो तीसरा साइड क्या होगा? ऑब्वियसली 3 होगा। और ऐसे ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स भी हमको मिल जाते हैं। ये एंगल तो ऑलरेडी 90 है, नो डाउट। इससे हमको पता चलता है कि 4 वाले साइड के अपोजिट वाला एंगल कितना होता है? 53 डिग्री होता है, और 3 वाले साइड के अपोजिट वाला एंगल होता है 37 डिग्री। Once you get the angles, we can immediately find out cos of those angles and sin of those angles and use them here. And also, अगर ये एंगल हमको मिल गया तो उस केस में फिर यहाँ पे हम ये वाला एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं, और सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है तो सेम वापस रिपीट कर सकते हैं। और इवन रिजोल्यूशन का भी एक मेथड है। देखो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, बराबर? बट नॉट नेसेसरी इफ सपोज द टू फोर्सेस आर acting on a single body, one of which is mg and the other one is along this line, and it is of magnitude 4/5 of mg, and it is inclined at an angle। अभी यहाँ पे अगर हमने एक x एक्सिस और y एक्सिस अगर ड्रॉ किया इस तरह से, तो इसमें ठीक है, नॉट नेसेसरी, दिस मेथड इज ओके, क्योंकि रिजॉल्व करने से हमको ये पता नहीं है ना कि कौन से डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इसके लिए फिर उनको ये वाला मेथड ही बेटर होगा। यस, अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व दिस इन दिस वे। चलो नेक्स्ट वाला हम देखेंगे ठीक से फटाफट। Okay, this 22 is also of the same type. You can check it here. See, the length of second's pendulum is 1 meter. The length of second's pendulum at the depth equal to the 1/4 of radius of Earth is. So simply we have that the length of second's pendulum is given by g upon pi square, correct है? So this length of second pendulum is 1 meter at the surface of Earth, right? But if you want to find out the length of second pendulum at the depth equal to 1/4 of radius of Earth, then we have to find out it as gd upon pi square, क्योंकि वहां पे जब हम जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होने की वजह से सेकंड पेंडुलम का लेंथ भी चेंज हो जाएगा। But already we have the relationship between this gd and g here. Actually, it is gd equal to g into 1 minus d by 4, correct है? So since d is given to be r by 4, we can just put it here and get this gd to be simply equal to g into 1 minus r by 4 upon r, so that this r gets cancelled, and what we are left with is gd is equal to g into 1 minus 1 by 4, correct है? Which is going to be 3/4 of g. Yes, and if we just put it here in place of gd here, then the length of second pendulum in that case will become actually 3/4 of g upon pi square.
and this g upon pi square is already given to be 1 meter, so it becomes 3/4 of 1 meter, and 3/4 of 1 meter matlab kitna 0.75, which is already there in option number 2 here in this way. Yes, do it this 23rd also. Question number 23. Yes. See here, the simple pendulum is oscillating with an angular amplitude of 30 degree. Okay, the mass of its bob is 50 gram. The tension in the string at its mean position is. तो मतलब देखो, ये समझो पेंडुलम है, ये उसका लेंथ है, और it is oscillating with angular amplitude of 30 degree. मतलब मैक्सिमम वो इस तरफ 30 और इस तरफ 30 जाता है, बराबर. तो ऐसे हालत में जब वो मीन पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो उस समय स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा. तो अभी देखो, इस क्वेश्चन का रुख ऐसा है कि यहाँ पे जब वो सेंटर पे आएगा तो उस समय कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे इस पेंडुलम के ऊपर. एक तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट, एंड एट द सेम टाइम सिंस इट इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, we can say that the centrifugal force must also be acting on it in the downward direction, which is actually going to be mv square upon r, where v is the velocity at that point. Okay, and and both of these forces will just get add up together, and that those two forces combined together will just balance the tension in the string here, which is T here. So T का जो formula है वो actually क्या होगा, mg plus mv square upon r इतना होगा. लेकिन यहाँ पे हमको v तो दिया ही नहीं है, बट इसके लिए ये तो दिया है कि दिस 30 डिग्री एंगल यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल होने की वजह से हम ये v निकाल सकते हैं, क्योंकि we have the law of conservation of energy, which tells us simply that whenever in case of the circular motion, we already have seen that if suppose there is a pendulum at the extreme point like this, and suppose it is making an angle theta here in this way, then at that point it has some height. तो वो किसी ना किसी हाइट पे वो रेज्ड है यहाँ से, तो वो हाइट को अगर हमने h मान लिया सपोज, तो वो हाइट जो है, वो हाइट निकालने के लिए हमको एक सिंपल लॉजिक यूज करना पड़ता है. देखो, सपोज पेंडुलम का लेंथ जो है वो हमने मान लिया L है. ओके, तो जरूर जब ये पेंडुलम वर्टिकल बनेगा तभी भी तो उसका लेंथ L ही होगा. यस, एंड this much distance here is actually going to be L minus h. Do you agree with this? तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है तो वो एक्चुअली L minus h रहने वाला है जरूर. और ये इस ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल, ये पूरा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने cos थीटा का फॉर्मूला अगर यूज किया, ओके, तो उससे हमको क्या मिलेगा. देखो, cos थीटा विल एक्चुअली बी इक्वल टू the adjacent side, that is L minus h upon L, which gives L cos theta is equal to L minus h, and hence h becomes actually equal to L minus L cos theta, and hence h becomes equal to L into bracket 1 minus cos theta. ये हमने कई बार किया है ऑलरेडी, इससे पहले भी हमने सर्कुलर मोशन के अंदर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर भी ये किया है. तो इसको हम यूज करके हाइट निकाल सकते हैं आराम से. So height of this pendulum here will actually be equal to L into 1 minus cos theta, where theta is going to be 30 degree. So if we just replace it by that, then we get this h equal to L into 1 minus root 3 by 2. Okay, and this is going to be h actually. So once we get this h, we can get the potential energy at the highest point here. तो यहाँ पे का जो potential energy होता है, तो वही जाके convert होता है kinetic energy के अंदर यहाँ पे आने के बाद, right? So if you equate the potential energy at the highest point with the kinetic energy at the lowest point, then we can be able to get the relationship between this v square and this h here. So we can get that potential energy at the highest point is going to be m into g into h, where h is nothing but L into 1 minus root 3 by 2, which is actually going to be equal to kinetic energy at this lowest point, which is going to be half m v square. And here if we just take this 2 in that side, then we are ready made, we are going to get this ready madely, that is mv square जो है, तो mv square का वैल्यू हमको रेडी मेड मिल रहा है, जो कि 2mgl into 1 minus root 3 by 2 के बराबर है.
और इससे हमको ये जो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि आर मतलब क्या है यहाँ पे, ये एल ही तो आर बन रहा है यहाँ पे, लेकिन लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम विल बिकम द रेडियस ऑफ दिस circular motion, and that's why if we just take this L in the denominator in the other side, then we can be able to get that mv square upon L, that is the radius, is going to be equal to 2 mg into 1 minus root 3 by 2. Okay, yes, and then we will be able to put this value here. तो इस फॉर्मूला के अंदर अगर इसको हम डाल देंगे तो क्या मिलेगा, तो t हमको टेंशन मिल जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर एल का वैल्यू जो कि 2 mg इंटू 1 माइनस रूट 3 बाई 2, जिसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको मिलेगा mg प्लस, अब यहाँ पे 2 mg इंटू 1 becomes 2 mg only minus root 3 by 2 into 2 mg, so 2 get cancelled and we are left with root 3 mg only. And now if we just add these two together, then we get this mg plus 2 mg becomes 3 mg and minus root 3 mg, which gives us, if we take mg 3 root 3 mg common, so root 3 mg into root 3 minus 1, or simply mg into 3 minus root 3. तो ये हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए, चेक करो। अच्छा, हमको वैल्यूज भी डालने हैं, चलो ठीक है। सो मास इज गिवन टू बी 50 ग्राम एंड यस, ग्रेविटी तो हमको पता ही है 9.8 या 10 होता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए यहाँ पे अगर वैल्यू डाल देंगे तो हमको मिलेगा m जो कि 50 ग्राम, मतलब कितना हो गया वो। अच्छा, आंसर किस में चाहिए हमको, ग्राम में या हाँ न्यूटन में चाहिए, तो जस्ट कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम। सो मास इज गोइंग टू बी 0.005, नहीं 0.05 ओनली, ओके, किलोग्राम इनटू ग्रेविटी विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, ओके, जिससे हमको मिल रहा है 0.5 इंटू what is this 3 minus 1.73, it is 1.27, check, and 1.27 multiplied by 0.5 मतलब उसका आधा, तो कितना हो गया 0.63, check, न्यूटन, ओके, 0.63 न्यूटन, yes, first option will be the correct one. थर्टी टू वाला देखो ठीक से, क्वेश्चन नंबर 32, yes, time periods of two oscillations of two pendulums are 1 second and 1.2 seconds respectively, okay, मतलब दो पेंडुलम्स है, उनके टाइम पीरियड्स दिया है 1 सेकेंड एंड 1.2 seconds, okay, initially both are in same phase of oscillation, the minimum number of oscillations made by longer pendulum when they are again in same phase is, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात हमको करनी है, एक पेंडुलम जो है वो छोटा है और एक पेंडुलम बड़ा है, और ये दोनों पेंडुलम जो है वो एक ही समय हमने ऑसिलेशन के लिए स्टार्ट किए, ठीक है। तो जैसे ये ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तो ऑसिलेशन बाय ऑसिलेशन क्या होगा कि इन दोनों के बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। सो व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ दिस फर्स्ट पेंडुलम, वी कैन से इट विल बी ओमेगा टी, ओके, ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी मतलब क्या है, यहाँ पे ओमेगा इज गोइंग टू बी 2 पाई बाय टी, सो इसका पीरियड हमको दिया हुआ है टी और दूसरे का पीरियड दिया हुआ है टी डैश, सो ओमेगा एंड ओमेगा डैश अगर इनके एंगुलर वेलोसिटीज मान लिए तो इसका जो फेज है एट एनी इंस्टेंट वो बनेगा ओमेगा टी, मतलब ही 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी, करेक्ट, एंड दूसरे का जो फेज है
तो वो बनेगा एक्चुअली ओमेगा डैश इंटू टी, मतलब ये वो 2 पाई बाय कैपिटल टी डैश इंटू स्मॉल टी, ये दोनों फेज बन गए। अभी ये दोनों का जो फेज डिफरेंस है तो वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, एंड दिस फेज डिफरेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग स्टेप बाय स्टेप, एंड एट वन पॉइंट इट विल बिकम 2 पाई, क्योंकि ये फेज डिफरेंस जो है वो जब 2 पाई बनेगा तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पेंडुलम्स फिर से एक बार सेम फेज में आ गए। सो वी वांट टू फाइंड आउट द minimum time, shortest time t for which this phase difference becomes actually equal to 2 pi। तो इन दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस 2 पाई बनने के लिए कितना टाइम लगता है ये हमको ढूंढ के निकालना है। तो इसलिए अभी 2 पाई को अगर कैंसिल कर देंगे थ्रू आउट पूरे इक्वेशन में से, तो हमको एक सिंपल सा रिलेशनशिप मिलेगा 1 टी अपॉन टी डैश, सॉरी टी अपॉन टी माइनस स्मॉल टी अपॉन टी डैश विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। और ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, याद होगा आपको, द मिनिमम टाइम पीरियड और द टाइम पीरियड ऑफ दिस रिलेटिव टाइम पीरियड जो होता है उसको हमने रिलेटिव टाइम पीरियड बोला था, टी रिलेटिव, ओके, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, याद है। तो ये वाला सिंपल फॉर्मूला जो है तो वो हमको यूज करना है, और इससे ही हमको एक्चुअली आंसर मिल जाएगा। ये t जो है इसको अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को अगर t से डिवाइड किया, स्मॉल t से, तो इधर से t हट के इधर आ जाएगा, मतलब यही इक्वेशन तैयार हो जाएगा इनडायरेक्टली, ओके, इस तरह से। तो अब यहाँ पे t जो है वो निकालने के लिए हम t इसको कॉमन ले लेंगे, और 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिससे हमको मिलेगा t इंटू 1 अपॉन टी, t कितना है 1 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 मीन्स 1 ओनली, माइनस 1 अपॉन टी डैश कितना है 1.2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2, and that is going to be equal to 1. So if we just take the LCM, then we can get simplified this as t into, here it is 1.2 minus 1 upon 1.2, which is going to be 1. So that t into, it becomes 0.2 upon 1.2, going to be 1, which means it should be t into 2 by 12 is equal to 1. So 2 ones are 2 6 are, so it gives t equal to 6 seconds as the final period, relative period, matlab it is the time, minimum time which is required for this number of both of these pendulums to once again remain in same phase। तो दोनों को फिर से एक बार फेज में आने के लिए उतना टाइम लगेगा। Okay, can you read this 36th one? The period of vertical oscillation of load of mass 4 kilogram suspended from a spring is 0.4 seconds. When the additional load of mass 5 kilogram is applied, then the period of oscillation will become। तो सिंपल सी चीज हमको करनी है यहाँ पे कि देखो स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द लोड इज 4 किलोग्राम, ओके। तो जब लोड 4 किलोग्राम होता है तो उस समय का जो पीरियड है वो 0.4 सेकेंड्स दिया हुआ है। So we know that the period of oscillation of a spring block oscillator is given by this formula, t is equal to 2 pi root m upon k, okay। So if we use this for first situation, then t becomes equal to 0.4 when m is going to be 4, correct है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, yes, बाकी सब unknowns है, this is equation number 1। And now second condition यहाँ पे अगर दिया हुआ है, तो when additional load of 5 kilogram is applied, then the period of oscillation is, so we want to find out this period t dash when mass of this attached to the spring becomes 4 plus 5 मतलब 9, additional 5 बोला है ना, तो वो that 5 kilogram is in addition to the 4 kilogram here, and that's why we have to add it with this 4 so as to get it as 9 and divide by k as it is। So now if we just take this as equation number 2, and if we just divide these two equations, then we get this 0.4
upon t dash, which is going to be equal to 2 pi cancel again, and we are left with simply root 4 upon root 9. K also get cancel. So इससे हमको मिलता है 0.4 upon t dash going to be 2/3, and if you just simplify this further, then we get this 0.4 into 3 is 1.2 divided by 2 comes out to be t dash, means t dash must be equal to 0.6. correct hai? So 0.6 seconds will actually be the period of revolution, period of oscillation, sorry. चलो ठीक है. So here we have done this level 2. level 3 का अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सोचो उसके ऊपर. जस्ट ट्राई. A particle slides back and forth between two smooth planes as shown in this figure. Okay, तो जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिख रहा है, एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से टू एंड फ्रो स्लाइड कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पे. मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर यहाँ से नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है यहाँ तक, और फिर से रिटर्न आता है और फिर से यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो अभी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमको ढूंढ के निकालना है. द मोशन इज ऑसिलेटरी. अभी देखो, ऑसिलेटरी या एसएचएम है, ये प्रूव करने के ये होने के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, व्हिच डजंट सीम टू बी हियर. तो यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शन में नहीं है, और इसलिए हम यहाँ पे ये जो मोशन है वो एसएचएम है ऐसा नहीं बोल सकते हैं. इफ h is the initial height, then the period is 4 by sin theta into root 2g by 2h by g, और 2 by sin theta into root 2h by g. ओके, चलो एसएचएम है ऐसा नहीं बोल सकते, बट जो मोशन है ऑसिलेटरी तो है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन तो है. ठीक है, ऑसिलेटरी तो है, बट एसएचएम इज नॉट दैट. एसएचएम में होने के लिए क्या जरूरी है? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शन में होना ये जरूरी है. ये कंडीशन अगर प्रूव कर सकते हैं तभी जाके ये प्रूव होगा कि वो एसएचएम है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, इसलिए एसएचएम तो नहीं है, बट इट इज ऑसिलेटरी. एंड पीरियड कितना होगा? पीरियड मतलब क्या कि अगर यहाँ से वो स्टार्ट करता है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट हियर, इस पॉइंट से अगर वो स्टार्ट करता है तो सीधा पहले नीचे जाके फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस रिटर्न आके इधर से वापस इधर तक आएगा. इसको हम बोलते हैं टाइम टेकन बाय दिस होल थिंग विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. हाँ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, नॉट एसएचएम. इट इज नॉट एसएचएम बट इट इज ऑसिलेटरी. तो इसलिए ऑसिलेशन का जो पीरियड है वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर ओनली, एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज उतना ही टाइम उसको यहाँ पे लगने वाला है, वापस इतना ही टाइम यहाँ पे लगने वाला है, और इतना ही टाइम यहाँ पे वापस आने के लिए भी लगने वाला है. तो इसलिए एक यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगने वाला टाइम अगर निकाल के उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया हमारा काम. सो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है, तुमको पता होगा रोटेशनल मोशन के अंदर या रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर हमने ये देखा है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव अलोंग द इंक्लाइन to reach at the lowest point here is given by the formula 1 upon sin theta into root of 2h by g. ओके, ये फॉर्मूला है. तो अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए अगर t इतना टाइम लगता है तो फिर टोटल टाइम पीरियड कितना होगा? जरूर 4 टाइम्स ऑफ दिस स्मॉल t होगा. बिल्कुल, तो इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल t मतलब कितना हो गया? वो 4 into 1 upon sin theta into root of 2h upon g. That's it. So this will be actually the final result we have to understand. Okay, okay, so let us stop here, and one more thing is to discuss about